चलिए आज हम लोग पिछले क्लास में बायो का जो क्लास था उसमें थोड़ा मोड़ा बेसिक बतला करके हम लोग उस क्लास को ऑफ किए हुए थे, उस वीडियो को। अब अगले वीडियो के माध्यम से सेल के बारे में हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था सेल के बारे में, कोशिका जो है सो जीवन का सबसे सूक्ष्मतम एवं क्रियात्मक इकाई है, या यूँ कहें कि सीधा साधारण सा सरल शब्दों में समझे, अगर मानव के जीवन को हम एक पॉइंट से भी मानते हैं हम कि इंसान का जीवन या यूँ कहिए कि सजीव जगत का जीवन अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ है तो वही पॉइंट जो है सो कोशिका है। मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकलता है जो जीवन का सबसे छोटा इकाई है, जहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, उस चीज़ को कोशिका कहा जाता है। और यही सेल जब कोशिका जो होता है वो एक से विभक्त होकर के दो से विभक्त होकर के चार से 8 और इसी तरह हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण हुआ। सेल के बारे में कहा जाता है, कोशिका के बारे में, जे एक व्यक्ति थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमने आपको बार बार बताया है कि जो छोटी छोटी बातें होती है उस बातों को वीडियो देखने के क्रम में आप कॉपी कलम लेकर के बैठे, जिससे लिखने में कुछ सहायता होगी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विरचो ने ही सर्वप्रथम यह बतलाया था कि एक कोशिका स्वयं आपस में विभक्त होकर के 1 से 2 का निर्माण करती है, फिर वह पुनः 2 कोशिका आपस में विभक्त होकर के 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इसी तरह सजीव जगत का, या वो जंतु हो या वो पादप हो, उसके संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि मानव जीवन का जो प्रारंभ होता है एक सिंगल कोशिका से प्रारंभ होता है और वही कोशिका आगे चल करके एक संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। हमने आपको पिछली क्लास के माध्यम से बताया था कि कोशिका को खोजने का जो कार्य किया था उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक, और साथ में हमने यह भी बतलाया था कि रॉबर्ट हुक जो थे वह आपको क्या किया था कि वह मृत कोशिका को खोजा था। अगर कभी भी आपसे सीधा सरल शब्द में पूछता है कि सेल को किसने खोजा था तो नाम होगा रॉबर्ट हुक, लेकिन आपसे यह अगर पूछ दे कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था तो वैसे कंडीशन में नाम होगा ल्यूवन हॉक। अब चलिए हम एक बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की, कोशिका की संरचना की। जैसा कि आपको हमको सबको पता है कि अध्ययन के दृष्टिकोण से एक सेल को मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं। अध्ययन के दृष्टिकोण से एक सेल को मुख्यतः 3 पार्ट में बांटते हैं। हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने आपको बतलाया था, इसके माध्यम से हम लोग इसको समझने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक सेल हुआ जिसको अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 पार्ट में तोड़ते हैं, एक ये बाहर वाला, एक ये भीतर वाला और एक ये। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 पार्ट हुआ। सबसे बाहरी जो पार्ट होता है वह अत्यंत मुलायम, लचीली, पारदर्शी, मतलब कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह अत्यंत मुलायम, लचीली, पतली व मुलायम होती है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब नामों से हम लोग इसको जानते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में और डिटेल में बता चुके हैं। हमने अभी आपको बताया कि इस कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग होगा, जो निहायती पतली, मुलायम, लचीली होती है, उसको हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेल का जो सबसे बाहरी भाग हो गया। अभी हम एनिमल किंगडम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो एनिमल किंगडम में जो कोशिका का सबसे बाहरी जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब ये जो कोशिका झिल्ली है ना, वह लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ है। मतलब कोशिका झिल्ली जो है सो बाहरी आवरण से यह लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली किस चीज से बना हुआ है, तो यह जो बना हुआ है आपको लिपिड और प्रोटीन के मिलने से बना हुआ है। तो चलिए यह तो सबसे बाहरी भाग हो गया सेल का। अब हम आगे बात करते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की। गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको हमको पता है कि हमें इस जिंदगी में जीवित रहने के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। जैसे सांस लेना पड़ता है,
भोजन करना पड़ता है, भोजन को पचाना पड़ता है, और भोजन के डाइजेशन के बाद वो जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बचता है उसको शरीर से बाहर भी निकालना होता है। जब यह सारी क्रियाएं सुचारू रूप से परिपक्व अवस्था में पूर्ण होती है तब हम जीवित रहने में अपने आप को सहज महसूस करते हैं। तो यह एक बात आप याद रखिएगा कि हमारा शरीर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो सेल से, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो जितना कार्य हमारे शरीर को आवश्यकता है, जिंदा रहने के लिए जितना कार्य हमारा शरीर करता है, ठीक उतना ही कार्य कोशिका भी करता है, सेल भी करता है। अब एक बात है कि जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर को जो जो कार्य करना पड़ता है, मतलब सांस लेने के लिए क्या है, आपको नाक है, भोजन ग्रहण करने के लिए क्या है, मुंह है, पचाने के लिए क्या है, इंटेस्टाइन या आंत कहिए या पेट कहिए, और उत्सर्जन करने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार का ऑर्गन है। तो मतलब जितना कार्य हम लोग करते हैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उन सभी कार्यों को करने के लिए अलग अलग प्रकार का ऑर्गन हमारे बॉडी में है। ठीक उसी तरह हमारे सेल में भी क्या होता है कि जो कार्य सेल भी सारा काम करेगा, श्वसन, पोषण, पाचन, डाइजेशन, एक्सर्शन सारा काम करेगा। तो सेल का जो भी ऑर्गन होगा, हमारे कहने का मतलब हुआ बीच वाला पार्ट जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, या इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गन होंगे, या हिंदी में कहिए जितने भी कोशिकांग होंगे। कैसा कोशिकांग? एक कोशिका को जीवित रखने के लिए, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जितने प्रकार के अंगों की आवश्यकता होगी, मुख्यतः अंग जो होगा सारा का सारा इसी कोशिका द्रव्य में, या यूं कहिए कि सारा का सारा इसी ऑर्गन साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। यही साइटोप्लाज्म, जितना सेल ऑर्गन, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपने नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा लाइसोसोम, आपने नाम सुना होगा गोल्जी काय, आपने नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने बहुत सारी चीजों का नाम सुना होगा। तो वो सारा का सारा जो सेल का ऑर्गन है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक गाढ़ा पारदर्शी द्रव्य है। साइटोप्लाज्म जो है सो एक गाढ़ा चिपचिपा पारदर्शी द्रव्य है। मतलब इस साइटोप्लाज्म की अगर हम ओवरऑल बात करें, इस कोशिका द्रव्य की अगर हम ओवरऑल बात करें, तो यह क्या है कि गाढ़ा एक प्रकार का द्रव्य, गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव्य है। इस गाढ़ा एवं चिपचिपा द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक व अकार्बनिक, कार्बनिक कहने का मतलब हुआ, ऑर्गेनिक कहने का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सारा इसमें पाया जाएगा। आपको किसमें? कोशिका द्रव्य में। और अकार्बनिक कहने का मतलब हुआ जल, खनिज लवण, जो भी विभिन्न प्रकार की चीजें होंगी वह सारे के सारे आपको पाई जाएगी साइटोप्लाज्म में। तो बस एक ही बात याद रखना है कि एक सेल को जिंदा रखने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह सारा का सारा चीज जो आपको पाया जाता है वह कहां पर? साइटोप्लाज्म में। आगे बढ़ते हैं तो यहां से निष्कर्ष निकला क्या? जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है वो सबसे बाहर वाला भाग, बीच वाला भाग जो साइटोप्लाज्म है, इसमें सेल का सारा ऑर्गन पाया जाता है। अब बात आता है केंद्रक का, न्यूक्लियस। अब इसका बात है, न्यूक्लियस की बात करते, केंद्रक की बात करते। अभी इसको बहुत डिटेल में न्यूक्लियस को हम लोग को पढ़ना है। अभी बस इतना ही जान लीजिए आप लोग कि एक बाबू का जो गुण बेटा में डेवलप होता है वह न्यूक्लियस के कारण ही, वह केंद्रक के कारण ही। अब आगे हम लोग देखते, जरा गौर से सुनना है। एक विद्वान हुए, उनके बारे में तो हम लोग अभी देखते। पहले एक चीज सुनिएगा, इस वाले पार्ट को, मतलब क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको साइटोप्लाज्म, बीच वाला पार्ट साइटोप्लाज्म और अंदर वाला पार्ट क्या होगा? न्यूक्लियस। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को ऐड करके पढ़ते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को दोनों को ऐड करके पढ़ते हैं, तो यह दोनों मिलकर के जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता भी है कि जीवन का भौतिक आधार किसको कहते हैं। इस बात को एकदम नोट कर लेना है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि जीवन का भौतिक आधार किसको कहेंगे, तो जीवन का भौतिक आधार जो है कौन सा कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। और जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का जो निर्माण हुआ है, या इसका परिभाषा जो होगा वह कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और केंद्रक दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म बनता है। और यही प्रोटोप्लाज्म की जो बात करते हैं, यह जीवन का भौतिक आधार है। आगे देखते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म टर्म को ना आप लोग को भी पता है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ है वैसे वैसे प्रत्येक चीज के बारे में ज्यादा जानकारी हुई है, और ज्यादा जानकारी होने के बाद उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं। इस दोनों को मिलाकर के सबसे पहले क्या था? प्रोटोप्लाज्म था। इस प्रोटोप्लाज्म को खोजने का काम किया डुजार्डिन। आपको इसको नोट करना है।
प्रोटोप्लाज्म को खोजने का जो कार्य किया उस व्यक्ति का नाम था डुजार्डिन। प्रोटोप्लाज्म का जो खोजने का कार्य किया उस व्यक्ति का नाम था डुजार्डिन, लेकिन खोजा डुजार्डिन और नाम दिया परकिंजे ने। कंफ्यूजन में थोड़ा यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम बारीकी से समझना है। प्रोटोप्लाज्म को खोजा डुजार्डिन लेकिन नाम दिया परकिंजे ने। हमने बताया प्रोटोप्लाज्म को खोजा डुजार्डिन लेकिन नाम दिया परकिंजे ने, लेकिन साथ में यह भी जान लीजिए कि आपसे अगर यह पूछे कि खोजने के बारे में तो डुजार्डिन, नाम दिया तो परकिंजे, लेकिन अगर यह पूछता है, अभी हमने आपको बताया कि प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, तो जीवन का भौतिक आधार। और जब भी पूछेगा आपसे कि प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, यह जीवन का जो भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म, यह बतलाने का कोई ना कोई तो व्यक्ति कार्य किया होगा। तो प्रोटोप्लाज्म जो जीवन का भौतिक आधार है, इसको बतलाने का जो कार्य किया उस व्यक्ति का नाम था मैक्स सुल्ज। इसीलिए कहा भी जाता है आपको कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म मत किसने दिया, तो जो प्रोटोप्लाज्म मत दिया था उस व्यक्ति का नाम था मैक्स सुल्ज। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। हमने बताया प्रोटोप्लाज्म के खोजा कौन, डुजार्डिन, नाम कौन दिया, परकिंजे। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया, मैक्स सुल्ज। तो ये सेल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक हो गया। अभी हमने आपको बतलाया है कि जितने भी ऑर्गन जो एक सेल को जिंदा रखने के लिए कार्य करते हैं, वह मैक्सिमम ऑर्गन जो होता है वह आपको साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। सारा का सारा ऑर्गन जो होगा वह साइटोप्लाज्म कहिए तो, या हिंदी में कोशिका द्रव्य कहिए तो, उसी में आपको पाया जाएगा सारा का सारा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अब डेप्थ में जाने का सोच रहे हैं, डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा अब इसको बनाते हैं। ये एग्जैक्ट सेल का आकार नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यह काफी है। एग्जैक्ट सेल का आकार नहीं है, लेकिन समझाने के लिए यह काफी है। अभी हमने आपको बताया था अंदर वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। इसके वाला ये पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। ये वाला पार्ट क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जो भी समझ लीजिए ज्यादा बेटर है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने बताया कि सेल में जो भी होगा, सेल में जो साइटोप्लाज्म में जो भी चीज होगा, साइटोप्लाज्म क्या है, एक गाढ़ा चिपचिपा वाला पदार्थ साइटोप्लाज्म के अंतर्गत पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में जब गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ है तो उसमें कोई ना कोई तो मटेरियल होगा, कोई ना कोई तो पदार्थ होगा। तो कैसा मटेरियल पाया जाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ भी। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, यह सारा का सारा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जल, खनिज लवण, यह सारा का सारा जो आपको पाया जाएगा वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग अब बारी बारी से इंडिविजुअल करके सारी बातों को समझने का काम करते हैं। इसमें हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले एक चीज सुन लीजिएगा। एक दोहरी झिल्ली के आकार से घिरा हुआ एक रचना होता है, ठीक इसी टाइप का, इसी शेप का एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ एक रचना होता है। इस रचना को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा इसके संदर्भ में समझ लेना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो श्वसन यहीं पर होता है। जो श्वसन होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ा सा रिलेटेड वर्ड है, आपको रिलेटेड क्या है थोड़ा सा खोजा, बायोब्लास्ट नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम दिया, और तीसरा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा समझ लेना पहले, इसको इसके कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं फिर इसको हम लोग समझते हैं। हमने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो जब भी आपसे अगर पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा कौन, तो आंसर होगा अल्टमैन। यहां से पिछले साल, विगत 2 साल में से 1 साल में पूछा था माइटोकॉन्ड्रिया से यही खोजने के बारे में, अल्टमैन के बारे में। और बायोब्लास्ट नाम कौन दिया, तो ये भी अल्टमैन ही होगा, ये भी अल्टमैन ही होगा। और तीसरा बात है कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया, तो बेंडा। अब गौर से थोड़ा सा इसके फैक्ट को समझ लीजिए आप लोग, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। हमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा कौन, तो अल्टमैन। लेकिन नाम देने का जो, जैसे कि ये कुछ मटेरियल था,
इसको कुछ मटेरियल था, इसको खोज दिया अल्टमैन कि चलो भाई ये कोनो मटेरियल है जिसको अल्टमैन खोज दिया। लेकिन इस मटेरियल का नामांकन करने के लिए जो कार्य किया वो नामांकन को कार्य किया, तो नामांकन काम किया उसका कौन सा, तो बेंडा। रे भाई एगो बात बताओ, ठीक उसी तरह जिसका धिया पुता जोन रहता है जरूरी है कि उसका माए बाबू उसका नाम रखेगा? जरूरी नहीं कि फादर मदर नाम ही रखता है, उसका चाचा फूफा मामा कोई भी नाम रख सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने का जो कार्य किया उस व्यक्ति का नाम था अल्टमैन, लेकिन नामांकन किया उसका नाम जो दिया उस व्यक्ति का नाम था बेंडा। आगे हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है श्वसन करना, रेस्पिरेशन करना। आपसे पूछता है एग्जाम में कि श्वसन का कार्य कौन करता है, कौन सा पार्ट सेल का करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा गौर से सुनिए, एकदम डेप्थ में जाएंगे, कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं उठता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, हम जिस रूप में भोजन को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको भी पता है हमको भी पता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, आलू की बात करते हैं, तो अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल आराम से समझते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। ये आलू है, इसमें कहां कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। अब मान लेते हैं कि एक गिलास हम ग्लूकोज पिए, एक गिलास ग्लूकोज पिए, ग्लूकोज के किस अणु में कहां पर कार्बोहाइड्रेट है, क्या अंकित है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं है? तो याद रखिएगा, जो भी पोषक तत्व को हम शरीर में जिस रूप में ग्रहण करते हैं वह उसी रूप में डाइजेशन नहीं होता है, उसका डाइजेशन किसी और रूप में होगा। और जो भी शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके पाचन की क्रिया तभी होगी जब हमारे शरीर में श्वसन का कार्य प्रॉपर होगा। जब तक श्वसन का कार्य प्रॉपर नहीं होगा उस भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगी। मतलब कार्बोहाइड्रेट को जिस रूप में हमारा शरीर ग्रहण करता है, अगर वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो जिस रूप में शरीर ग्रहण करता है वह पोषक तत्व तो उस रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, श्वसन का कार्य करता है। मतलब O2 कहां पर अवेलेबल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। मतलब पोषक तत्वों से, आलू से कार्बोहाइड्रेट जो कन्वर्ट होता है हमारे शरीर के लायक, वहां कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो जब हमारे शरीर के लायक कन्वर्ट हुआ वहां से ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का उत्पत्ति होता है। और ऊर्जा की उत्पत्ति करने कारण से ही माइटोकॉन्ड्रिया को पीएचसी, पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहते हैं। हम एक बार और सीधा सरल शब्द में समझाते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगी, जहां ऑक्सीजन होगा वहीं से भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति कहने का तात्पर्य हुआ आलू में जिस रूप में कार्बोहाइड्रेट अंकित है, उपलब्ध है, हमारा शरीर उस कार्बोहाइड्रेट को उसी रूप में नहीं लेता है। हमारे शरीर में वह कार्बोहाइड्रेट किसी और रूप में हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। तो उस रूप में चेंज कहां पर होगा, जहां पर ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन श्वसन जहां पर करेगा वहीं पर ऑक्सीजन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन करता है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का दहन होता है, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ही भोजन से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब चूंकि ऊर्जा की उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या कोशिकाओं की ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छा समझ में आप लोग का आया होगा। ये तो बेसिक वाली बात हो गई, ये सारी बात बेसिक हो गई, इतना सब जानता है। आपको जो भी छोटी मोटी किताबें पढ़िएगा वह सारी किताबों में इसका अंकन है कि माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का ऊर्जा गृह कहते हैं, खोजा वगैरह वगैरह, ये सारा बात होगा। अब देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बॉडी के अंदर ये उंगली जैसी कुछ रचनाएं लटकती रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली जैसी कुछ रचनाएं लटकती रहती है। इस रचनाओं को हम लोग क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। इस रचनाओं को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। वास्तविक में श्वसन का कार्य जो होता है सो क्रिस्टी में ही होता है। गौर से सुनिएगा, अगर साधारण तरीका से पूछता है श्वसन का कार्य कहां पर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। चलो भाई सही है। यह भी कुछ पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की दोहरी झिल्ली के भीतर लटकने वाले उंगली जैसी रचनाएं को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। लेकिन अगर डेप्थ में जाता है कि श्वसन का कार्य कहां पर होता है तो श्वसन का जो रियल में कार्य होता है वही क्रिस्टी पर होता है। क्रिस्टी पर होता है श्वसन का रियल में कार्य। अब और डेप्थ में जाते हैं, इससे डेप्थ कहीं पूछ ही नहीं सकता है। अब क्या होता है कि इसी क्रिस्टी के ऊपर छोटा छोटा दानेदार रचना पाया जाता है।
छोटा छोटा दानेदार रचना पाया जाता है। इस दानेदार रचना को ही हम लोग F1 या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम, गौर से सुनिएगा। हमने भी आपको बतलाया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहली झिल्ली जैसी रचनाएं पाई जाती है और इस रचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर दानेदार या यूं कहिए कि बालू के समान कुछ कण पाया जाता है, जिस कण को हम लोग किस चीज के नाम से जानते हैं, उस कण की बात करेंगे तो वह कण क्या कहलाएगा? क्रिस्टी कहलाएगा। और क्रिस्टी के ऊपर जो वह दानेदार रचना है, वह दानेदार रचना जो होगा वह आपको F1 या ऑक्सीसोम कहलाता है। अब रियल में जो श्वसन करने का कार्य, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का, ऑक्सीजन का जो कण पाया जाएगा, रियल में जो श्वसन का कार्य करेगा वही F1 या ऑक्सीसोम कहते हैं। किसी भी स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में इससे डेप्थ में नहीं जाया जा सकता है। हमने साधारणतः क्या बताया? उंगली जैसा रचना क्रिस्टी, क्रिस्टी के ऊपर दानेदार रचना, इसको क्या बोले? F1 या ऑक्सीसोम। अगर साधारण स्तर का एग्जाम होगा तो आपसे श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आगे और डेप्थ में जाएगा तो कौन करता है? क्रिस्टी। और डेप्थ में जाएगा तो कौन करता है? F1 या ऑक्सीसोम। अभी हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा की प्राप्ति, छोटी मोटी बातों को लिखते चलना है। माइटोकॉन्ड्रिया से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी की प्राप्ति होती है और इसी एनर्जी को हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं, एटीपी में मापते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एटीपी में मापते हैं। मतलब ऊर्जा के मापने की इकाई जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी वह एटीपी में ही होगी। यह एक ऑर्गन था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम कल क्या करेंगे? आज के वीडियो में तो इतना ही है। कल लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी वगैरह वगैरह पूरा हम कल सारा का सारा ऑर्गन कर लेंगे। 2 से 3 वीडियो और लगेगा। और जो टाइम बायो में लगता है, सेल चैप्टर तक ही लगता है, उसके बाद पर डे एक वीडियो में, चाहे वो 1.5 घंटा का बनाना पड़े, 2 घंटा का बनाना पड़े, पर डे एक वीडियो में ही आपको सारा का सारा एक एक करके चैप्टर करके हम लोग समाप्त करेंगे। अब उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमको वास्तविकता में यह कहने में भी नहीं बनता रहता है, लेकिन शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने से 2 काम होगा। एक, थोड़ा हमको भी, मेरा भी जो होता है होगा, और दूसरा वह बच्चे जो पटना में या किसी अच्छे संस्थान में जाकर के पढ़ने में सक्षम नहीं है, उनके घर तक पहुंचने का आपके माध्यम से हम कार्य करेंगे, जो उनके लिए कहीं ना कहीं सहभागिता का कार्य करेगा। जब उसके उपरांत उनके दिल से जो दुआ लगेगी वह आपके सफलता में कुछ न कुछ मदद भी कर सकता है। चलिए विशेष अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में बात करते हैं।